हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10 इंग्लिश में से पोइट्री। मैं आपको इसमें बताऊंगी शॉर्ट समरी, जिससे आपको पता चल जाए कि इस पोएम में पर्टिकुलर हुआ क्या है। उसके बाद हम करेंगे स्टेंजा वाइज हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चन जो भी है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो इसमें जो आपके जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं ना, वो सब इससे आपको कवर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात, इस पोएम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखा किसने है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अब इस पोएम के अंदर एक छोटे से मोमेंट को दिखाया गया है। दिस पोएम रिप्रेजेंट ए सिंपल मोमेंट बट इट हैज ए लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। पोइट सेज दैट ही वाज इन सॉरोफुल मूड एंड वाज सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। पोइट कहता है कि वो काफ़ी उदास वाले मूड में था और हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ होता है। इट वॉज अ विंटर सीजन, विंटर का सीज़न होता है और हर जगह स्नो स्नो जो है हर जगह भरा हुआ है। अ क्रो वॉज सिटिंग ऑन द सेम ट्री, एक कौवा जो है वो भी उसी पेड़ पर बैठा हुआ होता है। द क्रो वॉज शेकिंग डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। अब जो है ना, वो कौवा उस पेड़ को हिला देता है और स्नो के कुछ डस्ट जो है पोइट पे आके गिर जाते हैं। Next, when a small particle of snow fell on the poet, he was awakened from his thought. अब जब ये छोटा सा स्नो का पार्टिकल जब पोइट पर गिरता है, तो जो जिस सोच में वो डूबा हुआ होता है, उससे वो क्या होता है, उससे जाग जाता है। देन नोटिस द सिंपल एक्टिविटी गोइंग अराउंड, और उसके बाद वो इस एक्टिविटी को नोटिस करता है जो भी उसके आसपास चल रहा होता है, और इसी चीज़ से पोइट का जो मूड है वो चेंज हो जाता है। He suddenly realized that he had wasted his time being in sorrow and now he should utilize his remaining day in doing some useful task. अब उसी टाइम पे वो ये बात रियलाइज़ करता है कि उसने तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया दुखी होने में, और अब जो है उसको जो भी दिन का उसका समय बच गया है उसको यूटिलाइज करना चाहिए इन डूइंग सम यूजफुल टास्क। दिस रियलाइजेशन चेंजेस हिज मूड, और इस रियलाइजेशन के बाद उसका मूड कम्प्लीटली चेंज हो जाता है एंड फिल्स हिम विद पॉजिटिव एनर्जी, और अब उसमें काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी हो चुका है। हिज डिप्रेशन एंड सैडनेस आर वॉस्ड अवे, उसका जो डिप्रेशन है, उसका जो दुख है, वो सारा जा चुका है बाय द लाइट शावर ऑफ स्नो डस्ट। जो क्योंकि उस पर जो है स्नो का डस्ट से लाइट थोड़ा सा जो है वो जाग गया ठंडा ठंडा से। हिज हार्ट इज फिल्ड विद हैप्पीनेस, अब उसका हर्ट भी खुशी से पूरा भरा हुआ है। एंड ही गेट्स रेडी टू यूज़ द रेस्ट ऑफ द डे इन अ गुड मैनर एंड विद पॉजिटिव वाइब्स, और अब वो क्या पूरी तरीके से तैयार है कि वो जो भी उसका बाकी बचा हुआ दिन है उसको वो बेहतरीन तरीके से एक पॉजिटिव तरीके से यूज़ करेगा। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल जो है पोएम है, और इसके जो क्वेश्चंस है वो भी आपको जो है ना अब आराम से समझ में आएगा। सबसे बड़ी बात, पोएम के अंदर 2 ही स्टैंजा है, ठीक है ना। तो स्टैंजा वाइज अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं ना क्वेश्चन, तो इस तरीके से आपको ना 2 स्टैंजा है तो एक स्टैंजा आपको कोई सा भी दे देंगे। जैसे आपका ये फर्स्ट वाला स्टैंजा है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इन लाइनों से ही पता करोगे कि आप जो है ये पोएम कौन सा है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि नेम द पोएम एंड द पोइट, ठीक है। तो आप इन लाइनों से पकड़ोगे कि ये कौन से पोएम की लाइन है, ठीक है। इसलिए हर पोएम के स्टैंजा को आपको 2 से 3 बार जरूर पढ़ना चाहिए। अब देखिए, हमें तो पता ही, हम तो डस्ट ऑफ स्नो कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, क्योंकि जब आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास बहुत सारे पोएम होते हैं, तो तभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ों को याद रखना। और याद कैसे रहेगा? जब आपके पास समरी कॉन्सेप्ट सारे जो है रिविजन आप करके रखोगे। तो हम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यू की सीरीज। तो हमारा जो स्टैंजा 1 में से क्वेश्चन 1 पूछा हुआ है, हु शुक डाउन दी हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री को कौन हिलाने का काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पे शुक डाउन है, तो स्टैंजा वाइज जब क्वेश्चन रहता है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ उसमें से अटैच करके पूछते हैं। तो हेमलॉक ट्री को कौन हिलाता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हमने अभी पढ़ के आए हैं कि हेमलॉक ट्री को कौन शुक करता है? क्रो, जो वहां पे कौवा बैठा हुआ है वही। नेक्स्ट है, विच ट्री डिड द क्रो शेक, जो कौवा है उसने कौन से ट्री को हिलाया है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात ना, जो पोएम के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, एक बार चीजें आपको समझ में आ जाए ना, आप आराम से कर सकते हो। तो कौन से पेड़ को उसने हिलाया? हेमलॉक ट्री को, ठीक है। व्हाट फेल ऑन द पोइट, पोइट के ऊपर क्या गिरता है, ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पोइट के ऊपर क्या गिरता है? डस्ट ऑफ स्नो गिरता है, क्योंकि स्नो जो है पेड़ पे भी उसने हिलाया है तो वो नीचे गिर गया। अर्लियर द पोइट वॉज इन अ, शुरू में जो है पोइट का मूड कैसा होता है, ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि शुरू में जो है ना पोइट के मूड के बारे में आपको बताना है। तो शुरू में पोइट कैसा है? उदास है, बहुत ज़्यादा उदास, ग्लूमी मतलब उदास होता है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, पोएम की राइम स्कीम क्या है। अब ये राइम स्कीम का ना आप सीधा सीधा आप ये मतलब समझो कि जैसे बचपन में हम राइमिंग पढ़ के आते थे ना, लाइट नाइट, ठीक है ना, तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि क्या क्या मैच हो रहा है, ठीक है ना। अब राइमिंग को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्रो है, मी है, स्नो है और ट्री है। तो ये क्रो और स्नो की राइमिंग बन गई और मी और ट्री की राइमिंग बन गई। मतलब कि यहाँ पर इसके साथ ये और इसके साथ ये बन रहा है, तो राइमिंग कैसी हो रही है, ए बी और ए बी, ठीक है ना। सपोज करो ये दोनों लाइन मैच होता और फिर से ये दोनों लाइन की राइमिंग मैच होती, तो फिर वो जो है वो ए बी बी हो जाता। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट का तीसरे के साथ और सेकंड का फोर्थ के साथ मैच हो रहा है, जिस वजह से इसका राइम स्कीम क्या होगा, ए बी, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो अगर आपको चीज़ें नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो फिफ्थ का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा, हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। ये अब हमारा सेकंड स्टैंजा है, उसमें से क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या हमसे पूछा हुआ है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। जब पोइट पर डस्ट ऑफ स्नो गिरता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है ना। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा होता है। तो क्या इट चेंज उसका, जब जैसे ही उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरता है उसका मूड पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। अंडर विच ट्री वॉज पोइट सिटिंग, पोइट जो है किस पेड़ के नीचे बैठा होता है, ठीक है ना। ये हमसे क्वेश्चन, तो पोइट भी जो है हेमलॉक ट्री के नीचे ही तो बैठा हुआ है, उसके ऊपर कौवा है, कौवे ने हिलाया, डस्ट ऑफ स्नो गिरा, उसका मूड हुआ चेंज, ठीक है। तो सेकंड कैसे आपका हमारा हो गया, व्हाट वॉज सेव्ड फॉर द पोइट, पोइट ने क्या बचा लिया, ठीक है ना। ये हमसे क्वेश्चन है, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोइट, पोइट के लिए क्या बच गया, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्या उसका पूरा दिन बच गया, कुछ सप्ताह बच गए, कुछ दिन बच गए, सम पार्ट ऑफ द डे, सम पार्ट ऑफ द डे उसने बचा लिया, क्योंकि आधा टाइम तो वो बर्बाद ही हो चुका था, उस उदास था, डिप्रेस पड़ा हुआ था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। लेकिन अब जो है ना दिन का कुछ हिस्सा उसने अपने लिए बचा लिया है। ओके, नेक्स्ट है विच वर्ड इज सिनोनियम ऑफ फील रिमोर्स और रिग्रेट एज यूज्ड इन दिस स्टैंजा। स्टैंजा में ऐसा कौन सा वर्ड यूज किया गया है जो कि इसका सिनोनियम है, फील रिमोर्स या रिग्रेट। इसका क्या मतलब होता है, पछताना, ठीक है ना। इंसान जब पछताता है तो उसी को तो रिग्रेट या रिमोर्स कहते हैं, फील रिमोर्स। तो ऐसा ही ना आपका एक और वर्ड है जिसका सेम मीनिंग है पछताना, दैट इज रूड, RUED, ठीक है ना। एक वर्ड जो कि हमारे स्टैंजा में यूज हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देती हूँ, ऑफ अ डे आई हैड रूड, जो मतलब कि जिसमें मैं पछतावा कर रहा था, तो मतलब उसमें से थोड़ा सा जो है उसका टाइम बच जाता है, तो यही चीज़ यहाँ पर आया है। तो इस रूड का मतलब क्या है, पछताना। नेक्स्ट है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। अब मुझे दोबारा पोएम में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि राइम स्कीम किस टाइप का है, ठीक है। राइम स्कीम अगर आप देखें तो हर्ट है, मूड है, पार्ट है, रूड है, ठीक है ना। तो हर्ट और पार्ट TT से लास्ट हो गया, और उसके बाद मूड और रूड, ये सेम आपका पैटर्न यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, AB और AB वाला, ठीक है। तो राइम स्कीम हमारा क्या हो गया, फिर से AB वाला हो गया। अब उसके बाद कुछ जो एक्स्ट्रा MCQ क्वेश्चंस आपको मैं बता देती हूँ कि ये भी MCQ ना, या ये इस टाइप के MCQ हैं कि ये अलग से भी पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ ये अटैच करके भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये 10 जो इंपॉर्टेंट MCQ है, आप इसका आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय, डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है उसको किसने लिखा है, ठीक है। तो उसको लिखा किसने, मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में ही बता दिया था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ठीक है। हेमलॉक इज अ विच टाइप ऑफ ट्री, हेमलॉक जो है, हेमलॉक क्या है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हेमलॉक क्या है। तो हेमलॉक क्या एक पॉइजनस ट्री है, एक कॉटेज है, किसी वर्ड का नाम है, या फिर स्नोफॉल है। जब तक आप इस पोएम को नहीं पढ़ोगे ना, हो सकता है आपके मन में लगेगा कि हाँ शायद ये किसी वर्ड का नाम हो सकता है, बट हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री, काफ़ी जहरीला पेड़ होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैज़ लिफ्टेड द मूड ऑफ द पोएट। हमारे पास यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद बोल रहा कि हैज़ लिफ्टेड द मूड ऑफ द पोइट, मतलब किस चीज़ ने पोइट के मूड को लिफ्ट कर दिया, मतलब चेंज कर दिया, ठीक है। तो क्या चेंज कर दिया, फॉलिंग स्नो, जैसे उसके ऊपर स्नो गिरता है उसका मूड पूरा चेंज हो जाता है। व्हाट आर द 2 नेगेटिव क्रिएचर्स दैट फ्रॉस्ट यूज्ड एज करियर्स ऑफ पॉजिटिविटी। यहाँ पर कौन से ऐसे 2 नेगेटिव क्रिएचर्स को लिए गए हैं जिसको कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यूज़ किया है एज अ पॉजिटिविटी, कैरियर ऑफ पॉजिटिविटी, मतलब जिसके बाद जो है पोइट काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसे 2 क्रिएचर के नाम बताओ, ठीक है ना। ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है, तो वो कौन है, हेमलॉक ट्री और क्रो।
अक्सर जो है ना हम हेमलॉक ट्री और क्रो इन दोनों को एज अ मनहूसियत के रूप में देखा क्रो को तो आपको पता है घर पे जब आता है तो उसको थोड़ा गलत माना जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों ऐसे क्रिएचर हैं, नेगेटिव क्रिएचर, जिसको फ्रोस्ट ने यूज़ किया एज अ कैरियर ऑफ पॉजिटिविटी। नेक्स्ट है नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन अ लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। इन्होंने कहा कि आप पोएटिक डिवाइस नाम बताओ, मतलब देखिए ना हमसे अलंकार पूछा हुआ है, जो आप हिंदी में पढ़ते हो ना वही चीज़ हमसे पूछा हुआ है, और यहाँ पर एक लाइन दे रखी है एंड सेव्ड सम पार्ट। अब ये देखिए, जब हम किसी भी सेम लेटर या फिर सेम साउंड का यूज़ करते हैं एट द स्टैंड ऑफ एडजेसेंट वर्ड, मतलब बैक टू वर्ड, ये पहला वर्ड आया दूसरा वर्ड आया, तो या तो दोनों सेम लेटर से शुरू हो रहा हो या सेम साउंड दे रहा हो, तो उस टाइप के जो आपके उसमें किस टाइप का अलंकार होता है, उसमें होता है आपका एलिट्रेशन। तो यहाँ पर देखिए ना, सेव्ड और सम दोनों बैक टू बैक एडजेसेंट वर्ड है और दोनों एस से शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, एलिट्रेशन, ठीक है। फिफ्थ का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज। ये जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है ये किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया नेगेटिविटी को दिखाते हैं, और ऑप्शन में देखें तो ये सौरो मतलब शोक को व्यक्त करने के लिए हमेशा क्रो और हेमलॉक ट्री को दिखाया जाता है। जैसा कि कौवे की कहानी तो आप सभी को पता है, हेमलॉक ट्री को भी एक पॉइजनियस पेड़ कहा गया है, तो डेफिनेटली इसको भी एज अ सौरो सिंबलाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज पार्ट ऑफ द डे हैज़ बीन सेव्ड। किसका दिन बच गया है, ठीक है ना, क्या किसी कौवे का है दिन बच गया, ये ट्री का, ये पोइट का। तो अब तक आप पढ़ के आ चुके हैं, आपको समझ में आ चुका है, पोइट्स पार्ट ऑफ द डे जो है हैज़ बीन सेव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोइट थिंक ऑफ द डे बिफोर द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। पोइट उस टाइम क्या सोचता है, उससे पहले क्या सोचता है, जब उस पर मतलब डस्ट ऑफ स्नो जब उस पर गिरता है उससे पहले वो क्या सोच रहा होता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब डस्ट ऑफ स्नो गिरता है उससे पहले पोइट क्या सोच रहा होता है, ठीक है। उससे पहले वो ये सोच रहा होता है कि उसका दिन तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, मतलब वो डिप्रेस है और सोच रहा है पूरा दिन बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं क्या, ठीक है ना। तो वो डिप्रेस है, उसका वो सोचता है पूरा दिन उसका बर्बाद हो गया, तभी तो जब उसका मूड चेंज हो जाता है तब वो पॉजिटिविटी में आ जाता है कि अब कहता है भैया जो भी मेरा टाइम बचा है उसको मैं अब अच्छे काम के लिए यूज़ करूँगा एज अ पॉजिटिव मैनर में, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। डस्ट ऑफ स्नो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, नेचर की हीलिंग पावर को से रिप्रेजेंट किया जाता है डस्ट ऑफ स्नो को। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोइट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो। पोइट जो है उसको डस्ट ऑफ स्नो क्यों कह रहा है, स्नो भी तो बोल सकता है, बर्फ ही तो गिरा है, लेकिन बर्फ की धूल उसको क्यों कह रहा है, ठीक है ना। उसके पीछे का रीज़न ये है बिकॉज स्नो पार्टिकल्स वर टू टिनी, क्योंकि जो स्नो के पार्टिकल्स थे वो बहुत छोटे छोटे थे, जिस वजह से पोइट ने उसे डस्ट ऑफ स्नो बोला है। सेकेंड दैट इज फायर एंड आपके साथ समरी। फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर और आइस जो एक छोटी सी पोएम है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इन दिस पोएम द पोएट रेफर्स टू टू प्रेडिक्शंस। पोएट ने इसमें दो अनुमान लगाए हैं ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि दुनिया जो है किस तरीके से खत्म होगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये फायर से खत्म होगी, जबकि कुछ लोग कहते हैं ये आइस से, बर्फ से। अकॉर्डिंग टू द पोएट द फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, ग्रीड, एवराइज और लस्ट। पोइट के अनुसार जो फायर है ना वो किस मतलब फायर किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, लोगों की इच्छा जो कभी पूरी नहीं होती, उसके अंदर का लालच, उसके अंदर का जो लालसा है ना वो कभी खत्म नहीं होती। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई दी द मोर दे ग्रो, मतलब जितना ज़्यादा आप उसे कोशिश करते हो सेटिस्फाई करने की तो आपकी इच्छाएं और ज़्यादा जाग जाती हैं। देयर इज़ नो एंड टू इट, इसका कोई भी ख़त्म पॉइंट नहीं है। दे स्प्रेड रैपिडली लाइक फायर, और ये किस तरीके से बढ़ते हैं, जैसे आग की तरह बढ़ रहे हो। एंड इनगल्फ योर होल लाइफ, और हमारी जो पूरी ज़िंदगी जो है उसी में चली जाती है। वन बिकम सेल्फिश, एक कोई हर इंसान सेल्फिश हो जाता है, एंड समटाइम्स क्रूल ऑल्सो, और इवन उसमें क्रूएलिटी भी आ जाती है। ऑन द अदर हैंड द आइस अकॉर्डिंग टू पोइट स्टैंड्स फॉर हैटर्ड, कोल्डनेस एंड रिजिडिटी। दूसरी तरफ आइस जो है अकॉर्डिंग टू द पोएट, आइस को किस चीज़ से स्टैंड करवाया है कि लोगों में नफरत बढ़ रही है, कोल्डनेस एंड रिजिडिटी। कोल्डनेस मतलब ये है ना कि लोग सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरों की फीलिंग्स के बारे में उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वन बिकम इनसेंसिटिव, वो इनसेंसिटिव बन जाता है, एंड इनडिफरेंट टुवर्ड दी फीलिंग्स ऑफ अदर, दूसरों की फीलिंग्स से कोई मतलब नहीं है। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, आइस को डिनोट कर रहा है। द पोएट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर ग्रोइंग with such a rapid speed that the world will soon perish either way in fire or in ice।
पोइट का ये कहना है कि आग हो या आइस हो, दोनों जो है ना बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो दुनिया है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, या तो आग से या फिर बर्फ से। ठीक है ना, तो ये तो आपको समरी पता चल गई। अब हम देख लेते हैं हमारा स्टेंजा 1। जो पोएम का स्टेंजा 1 है वो क्या है? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम डे इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ठीक है ना, ये जो है स्टेंजा 1 है। अब इसमें से देखिए आपके एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। व्हाट कैन बी कॉज ऑफ द वर्ल्ड्स डिस्ट्रक्शन एज पर दीज लाइन्स। अब इन्होंने ये पूछा है कि इन लाइनों से हमें क्या पता चलता है कि जब दुनिया खत्म होगी, दुनिया का डिस्ट्रक्शन होगा, तो उसका कारण क्या बनेगा। ठीक है ना, तो स्टेंजा में हमें पता ही चला कि कुछ लोग कह रहे हैं कि दुनिया आग से खत्म होगी, कुछ लोग कह रहे हैं दुनिया बर्फ से खत्म होगी। तो इसका मतलब हमारा क्या है कि फायर और आइस दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इस वजह से बोथ ए एंड बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोइट फायर रेफर्स टू। पोइट के अनुसार जो फायर है वो किस चीज को रेफर करता है। ठीक है ना, अब हमसे ये पूछा हुआ है, मतलब पोइट के अनुसार ना फायर हर वो चीज है जिससे इंसान के मन में ना आग की तरह एक कोई चीज जो इच्छा है वो बढ़ती ही जाती है। ठीक है ना, कोई आग की तरह जो चीज बढ़ जाए, बर्निंग सेंसेशन जो हमारे माइंड में क्रिएट करता है वो है फायर, अकॉर्डिंग टू द पोइट। अब ऑप्शंस में हमें क्या क्या दिए हुए हैं? वायलेंट डिजायर्स, लोगों की इच्छाएं जो कभी खत्म नहीं होती। पैशन, पैशन इज ऑल्सो यहाँ पर रेफर करता है फायर को। क्यों? क्योंकि वो भी इंसान का जो एक पैशन होता है ना, वो किसी कीमत पर भी उसे लेकर चला जा सकता है, वो इंसान क्रूल हो जाता है। ठीक है ना, जेलेसी, जेलेसी भी किसको रेफर कर रहा है? फायर को। तो ये तीनों पॉइंट ठीक है, इस वजह से हमारा सेकंड का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आइस सिंबलाइज। आइस किस चीज को सिंबलाइज करता है? अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि आइस का मतलब क्या है कि लोगों के पास ना बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं होगी, वो लोगों के प्रति इनडिफरेंस हो जाएंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है दूसरों की फीलिंग से। तो हमारा आइस किसको सिंबलाइज कर रहा है? इनडिफरेंस को। लव और पैशन ये दोनों के दोनों फायर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना, सिंपैथी तो हो नहीं सकता क्योंकि आइस के अंदर तो ये दिखाया गया कि लोगों के अंदर दूसरों की फीलिंग्स के लिए बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। जो पोएट है वो इस पोएम के थ्रू क्या मैसेज जो है पब्लिक को देना चाह रहा है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी, मतलब सब कुछ अस्थायी है, अल्पकालिक है। इसके अलावा डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु जो है वो अटल है। तो ये दोनों ही पॉइंट का मैसेज देना चाह रहा है यहाँ पर जो पोएट, तो इस वजह से बोथ ए एंड सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम की राइम स्कीम क्या है? इससे पहले जो हमने पोएम पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप राइम स्कीम को पता करते हो। इसके लिए हमें ना जो पोएम के स्टेंजा में जाना पड़ता है। ठीक है, और पोएम के स्टेंजा में आप ये देखो ना कि कौन कौन सा राइम चल रहा है। ये फायर है, आइस है, डिजायर है, फायर है। इसका मतलब क्या है? ये जो आपकी राइमिंग ना फायर, डिजायर, फायर, ये और ये तीनों मैच हो रहा है, ये अलग है। तो अगर मैं इसको ए बोलती हूँ, इसको बी बोलती हूँ, तो ये भी तो ए से मैच हो गया ना, तो ए, ये भी ए से मैच हो गया, तो ए बी ए ए। अगर ऐसा कोई ऑप्शन में है तो वही हमारा जो है राइमिंग स्कीम हो जाएगा। और ए बी ए ए किस में दिख रहा है? हमारा ए ऑप्शन में। नेक्स्ट स्टैंजा 2 है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट डज इट रेफर्स हियर, मतलब इस वाले स्टेंजा में जहां पर इट यूज हुआ है ये किस चीज को रेफर करता है। इसी तरीके से आते हैं क्वेश्चन, अगर आपने ऑलरेडी आप 8th 9th का एग्जाम देकर आए हो तो इट यहाँ पर किस चीज को रेफर कर रहा है? क्या है? व्हाट इफ इट हैड पेरिश ट्वाइस, कि अगर दुनिया 2 बार खत्म हो। ठीक है ना, इट, तो इट का मतलब क्या है? वर्ल्ड। ये दुनिया के बारे में बात हो रही है क्योंकि इसमें है ही कि दुनिया 2 बार, मतलब 2 चीज़ों से ख़त्म हो सकती है, आग से या फिर बर्फ़ से, या फिर मतलब पोइट ने ऐसी 2 चीज़ें करी है कि दोनों ही इनफ है ख़त्म करने के लिए, तो दोनों ही इनफ है। ठीक है, तो यहाँ हमारा फर्स्ट का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया स्टेंजा 2 के अंदर। नेक्स्ट है द वर्ड पेरिस मीन्स, ये जो पेरिस यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है पोएम के अंदर, इसका क्या मतलब है? ठीक है ना, पेरिस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ नष्ट होना। ठीक है ना, और यहाँ पर सिमिलर मुझे वर्ड कौन सा दिख रहा है? डीके। डीके का मतलब नाश होना, नष्ट होना, एक ही बात है। तो ये सेकंड का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हियर द राइमिंग स्कीम यूज्ड बाय द पोइट, पोइट ने कौन सी राइमिंग स्कीम यूज़ की है, जिसके लिए मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा यहाँ पर।
और देख लेते हैं कि क्या क्या राइमिंग चल रही है। ट्वाइस है, हेट है, आइस है, ग्रेट है, सफाइस है, ठीक है ना। ट्वाइस हो गया, आइस हो गया, सफाइस हो गया, ठीक है ना, और हेट हो गया, ग्रेट हो गया। अगर हम इसको ए माने, इसको बी माने, ये ए से मैच हो रहा है, ये बी से मैच हो रहा है और ये ए से मैच हो रहा है दोबारा, तो ए बी ए, ठीक है ना। इस टाइप की जो है मुझे राइमिंग स्कीम यहाँ पर दिख रही है। तो ए बी ए ऐसा अब मुझे को इसमें दिख गया सी ऑप्शन में, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। इस पोएम के थ्रू जो पोइट है वो लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहा है, क्या मतलब बताना चाह रहा है, ये हमसे पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो इस मैसेज के मतलब इस पोएम के थ्रू जो है पोइट यही कहना चाहता है कि वी शुड रिस्ट्रेन आवर डिज़ायर, कि हमें अपनी इच्छाओं को ना मतलब सीमित करना चाहिए, कंट्रोल करके रखना चाहिए अपनी इच्छाओं को। एंड लव फेलो बींग्स, और जो हमारे संगी साथी, जो हमारे साथ के लोग हैं, उनसे भी प्यार करना चाहिए, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। उनके लिए भी अपने मन में फीलिंग्स होनी चाहिए। तो ये मैसेज जो है वो कन्वे करना चाह रहा है पोइट। तो हमारा फोर्थ का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सफाइस मीन्स। सफाइस जो इस पोएम में यूज हुआ है उसका क्या मतलब है। सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त होना, ठीक है ना। अब उसका सिमिलर वर्ड आप खुद ढूंढ लोगे, सफिशिएंट, वो भी क्या मतलब होता है, वही सेम मीनिंग दे रहा है, हमें पता चल गया। अब कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू जो कि अब ऐसा है ना कि स्ट्रेंजर में से एक तो नॉर्मल ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसके अलावा कुछ अलग भी पूछ लेते हैं, या फिर बिना स्ट्रेंजर के भी एमसीक्यू जब आते हैं ना क्वेश्चन, तो आपके इनमें से पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको भी केयरफुली देख लो, ठीक है ना। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का जो पोइट है वो उसका नाम बताना है। वैसे तो हम शुरू से ही पढ़ के आ रहे हैं, हमें पता है कि उनका नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ। दुनिया खत्म होने के लिए कौन सा बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है ना। ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। फायर होगा, आइस होगा, बोथ और इक्वली कॉम्पिटेंट, कि दोनों ही जो है इक्वली सक्षम है दुनिया को खत्म करने में। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाई डज द पोइट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोइट जो है ना उसके साथ एग्री क्यों कर रहा है जो ये कह रहे हैं कि दुनिया जो है आग से खत्म होगी, ठीक है ना। उसके साथ वो ये चीज़ क्यों बोल रहा है। ओके, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिकॉज द लस्ट फॉर मटेरियल थिंग्स इज इंक्रीजिंग क्विकली, क्योंकि लोगों के मन में जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है ना उसके लिए लालसा जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। तो जिस वजह से पोइट भी उन लोगों का साथ दे रहा है जो लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया आग से खत्म होगी, ठीक है ना। तो थर्ड का हमारा सी ऑप्शन खत्म हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। आपको इस लाइन में जो कि हमारे पोएम में यूज हुआ है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो इसमें कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। तो इसमें पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है ना वो हुआ है इमेजरी। इमेजरी इज अ लैंग्वेज यूज बाय पोएट टू क्रिएट इमेजेस इन द माइंड ऑफ द रीडर। मतलब इस लाइन को पढ़ के ना आपके माइंड में एक इमेज सी छप जाएगी ना, तो इस टाइप की पोएटिक डिवाइस को क्या कहा जाता है, इमेजरी, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब इस लाइन के साथ आपको बताना है कि कौन सा पोएटिक डिवाइस है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या है, एसोनेंस, अलिट्रेशन, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। जब भी आपको ऑप्शन दिख जाए ना बोथ ऑफ दीज, ए एंड सी, तो आप जरूर इसको केयरफुली देखना, ठीक है ना। सबसे पहली बात, अलिट्रेशन तो मैंने कल ही आपके साथ डिस्कस किया था। अलिट्रेशन मतलब क्या होता है कि जब दो एडजेसेंट वर्ड एक ही वर्ड से एक ही आप ये कह सकते हो ना अल्फ़ाबेट से यूज़ होते हैं, तो हम उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर मुझे कहाँ पे दिख रहा है ऐसा, फेवर और फायर में जो एफ और एफ से शुरू हो रहा है, तो इसमें एलिट्रेशन तो ज़रूर है, ठीक है ना। अब हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि एसोनेंस भी है कि नहीं है। अब एसोनेंस की खास बात ये है ना कि ये आप कैसे पता करोगे। एसोनेंस में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड रिपीटेशन होता है, वॉवेल साउंड का रिपीटेशन होता है इन द सेम लाइन। सेम लाइन में हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर वॉवेल जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है। अगर ध्यान से देखो ना, इस पूरी लाइन में ओ सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। देखिए, होल्ड में ओ, दोज में ओ, हु में ओ, फेवर में ओ, तो इसका मतलब यहाँ पर एसोनेंस भी यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही पोएटिक डिवाइस होने की वजह से हमारा बोथ ऑफ दीज आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। कुछ लोग ये क्यों कहते हैं कि दुनिया जो है वो आइस से ख़त्म होगी, ठीक है ना।
बिकॉज द हेटेड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, क्योंकि लोगों में जो नफरत है ना वो भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। तो इस वजह से, और नफरत जो है ना हमारा आइस को डिनोट करता है, फायर को नहीं। नफरत जो है वो आइस को डिनोट करता है। जब हम दूसरों की फीलिंग्स को की कदर नहीं करते तो वो क्या एक प्रकार से नफरत ही है ना, ठीक है। तो आपका जो हेटेड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिस वजह से लोग कहते हैं कि हाँ जो दुनिया है वो आइस से भी ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड होल्ड विद यूज्ड इन पोएम मीन्स। पोएम में वर्ड यूज हुआ है होल्ड विद, उसका क्या मतलब है? होल्ड विद का मतलब होता है एग्री होना, ठीक है। तो 7th का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिना किसी डाउट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इज। पोइट के अनुसार दुनिया को ख़त्म करने के लिए क्या चीज़ इनफ है, ठीक है ना। दुनिया को ख़त्म करने के लिए क्या चीज़ इनफ है? नफरत। नफरत एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया धीरे धीरे ही सही लेकिन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट कन्फेस इन द पोएम फायर एंड आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इस पोएम में क्या चीज़ कन्फेस करते हैं? उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो उस फर्स्ट स्टैंजा में ही उनने ये बात एक्सेप्ट की है कि जो है ना मैंने भी डिज़ायर को टेस्ट किया हुआ है, मतलब उसके पास भी इच्छाएं हैं और उसकी भी, और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनकी भी इच्छाएं जो है निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इस चीज़ को उन्होंने कन्फेस किया इस पोएम में, ठीक है ना। तो अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये लाइन भी दिखेगी। नेक्स्ट है, व्हाट वुड सफाइस इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस। क्या चीज़ मतलब पर्याप्त होगा अगर दुनिया दो बार ख़त्म होती है, तो क्या चीज़ मतलब सफिशेंट है जो कि दुनिया को ख़त्म करने के लिए? तो आइस है, फायर है, दोनों के दोनों ही सफिशेंट है, वो दोनों ही काफ़ी है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। इस वजह से हमारा 10th का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अ टाइगर इन द जू। इससे पहले 2 पोएम ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस पोएम में एक एक कॉन्ट्रास्ट, एक डिफरेंस दिखाया गया है कि जब एक टाइगर जू में रहता है तो किस तरीके की फीलिंग उसमें रहती है, किस तरीके से वो रिएक्ट करता है, और जब एक टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट मतलब कि जंगल में रहता है तब उसको कैसा लगता है और वो क्या करता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये जो पोएम है वो जू से लेकर जंगल में मूव करता है और दोबारा से जू पे आ जाता है, क्योंकि ये जो पोइट है उनने सबसे पहले तो दिखाया है कि हाँ जू में है तो उसे कैसा लग रहा है, और अगर वो जंगल में होता तो कैसा होता, और फिर बाद में फिर से वो जू की कहानी बताता है। द पोएम प्रोवाइड्स अ कॉन्ट्रास्ट इन द मूड एंड इन्वायरमेंट ऑफ अ टाइगर व्हेन ही इज इन द जू एंड अ टाइगर व्हेन ही इज इन द फॉरेस्ट, ठीक है, वही पॉइंट है। इन द जू ही हैज़ नो फ्रीडम। जब वो जू में रहता है तो उसके पास कोई भी फ्रीडम नहीं है, उसको एक सीमेंटेड सेल में एक छोटे से मतलब कि पिंजरे टाइप जगह में रखा हुआ है बिहाइंड द बार्स। ही फील्स एंग्री, बहुत ही एंग्री है, फ्रस्ट्रेटेड है, हेल्पलेस है, और ये चीज़ उसे याद दिलाती है कि जब वो नेचुरल हैबिटेट में रहता था तो किस तरीके से उस हाइडिंग एंड स्लाइडिंग इन द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल एंड पॉन्सिंग अपॉन द फैट डियर, द वे ही टेरराइज द विलेजर्स डिस्प्लेइंग द शार्प टीथ एंड क्लोज। की मतलब किस तरीके से वो जो हिरन को छुप छुप के देखा करता था घास के पीछे और उसके बाद उस पर अटैक करता था। इसके अलावा वो गांव वालों को डराता था और अपने जो तीखे दांत है, अपने जबड़े हैं, इन सबको दिखाता था वो, और इससे लोगों को डराने का काम करता था। एट नाइट इन द जू, अब रात में क्या होता है जब वो जू में है, ही हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार की आवाज़ें उसको सुनाई देती है। द टाइगर इन द जू अपीयर्स हेल्पलेस, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करता है, क्योंकि उसको एक शो पीस की तरह उन लोगों ने रख रखा है और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट टू पीपल। ही पेज नो अटेंशन टू द विजिटर, वो विजिटर से बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता जो भी चिड़ियाघर में आते हैं देखने के लिए। इन द साइलेंस ऑफ द नाइट, और रात के जब पूरा साइलेंट हो जाता है तब वो क्या करता है, तारों को घूरता रहता है अपनी ब्राइट आंखों के से। द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे, इस पोएम के थ्रू जो है पोइट यही बताना चाह रहा है, इट इज़ क्रूल टू कीप वाइल्ड एनिमल इन अ स्मॉल इंक्लोजर ऑफ द जू, कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रूरता है कि जंगली जानवरों को इस तरीके से जू के छोटे से कमरे में इन लोग रख लेते हैं अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। तो इसको लेकर जो है ये पूरी की पूरी पोएम है, और गाइस बहुत बड़ा पोएम है ये, मतलब इससे पहले हमने करा था 2-2 स्टैंजा था, लेकिन इसमें टोटल 5 स्टैंजा है, ठीक है ना, और सब में से हमने 5-5 क्वेश्चन किए हैं, तो 5-5 25 क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर करने हैं। अब देखिए हमारा फर्स्ट स्टैंजा क्या है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स अ फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट
क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। ओके, फर्स्ट स्टेंजा ये है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ क्या है, फ्रॉम द गिवन लाइन नेम द पोएम। इन लाइनों से ही आपको पता करना है कि पोएम का क्या नाम है। अगर आपने सारे पोएम को अच्छे से पढ़ा हुआ है, समरी समझी हुई है, तो एक मतलब एक स्टेंजा आपके लिए बहुत होता है, उससे आप आराम से पता कर सकते हैं कि हाँ ये कौन से वाले पोएम की बात चल रही है। देखिए ना, कोई भी जैसे लाइन है, ही इज टॉकिंग विद स्ट्राइप्स फ्यू केस, पिंजरे की बात हो रही है, ठीक है ना। इस तरीके से आप आराम से लाइनें जो है पकड़ सकते हैं। तो हमें क्या पता चल गया कि ये जो लाइन है ये किस पोएम में से लिया गया है, अ टाइगर इन द जू। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन दी अबव लाइंस। अब हमसे क्या पूछ लिया, डायरेक्टली पोइट का नाम पूछ लिया है कि इस लाइंस को किसने लिखा है, ठीक है ना। तो हमसे पोइट का नाम ही पूछा हुआ है। तो ये टाइगर इन द जू जो लिखा है वो लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। तो इनका नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन केस्ड इन अ जू इन दिस पोएम। इस पोएम में किसको कैद करके रखा गया है या फिर किसको पिंजरे में रखा गया है, ठीक है ना। तो हमारा जो ये पोएम है टाइगर के ऊपर पूरी, मतलब वैसे तो चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर होंगे, लेकिन बेसिकली वहाँ पर हमें जो है पूरी हाईलाइट करके टाइगर को दिखाया गया है। वाई डज टाइगर मूव ओनली अ फ्यू स्टेप्स। जब टाइगर जो है चिड़ियाघर में है तो काफ़ी कम स्टेप्स क्यों चलता है, ठीक है ना। क्यों बहुत ही कम स्टेप्स चल रहा है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो पिंजरे में है, या भूखा है, बहुत टायर्ड है, या फिर वो हिरन का वेट कर रहा है। तो डेफिनेटली पिंजरा इतना बड़ा तो नहीं है, बहुत ही छोटा है, जिस वजह से वो थोड़े से ही स्टेप ले पा रहा है। तो फोर्थ का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइगर हैज वेलवेट लाइक। टाइगर के पास वेलवेट जैसा क्या है, ठीक है ना। तो वेलवेट लाइक अगर आप देखोगे आपका स्टेंजा में, तो मतलब वो किसको डिनोट कर रहा है, पंजे को। पॉज, PAWS, ये आपका फिफ्थ का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेंजा आ गया हमारा, ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर्स द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब यहाँ पर पोइट ने क्या दिखाया है कि जब अगर वो जंगल में रहता तो वो क्या क्या चीज़ें करता, ठीक है ना। घास में छुपता और उसके बाद हिरन का इंतज़ार करता। मतलब घात, लर्किंग मतलब क्या होता है कि एक हाथ लगा के बैठे रहना, कहीं पे छुप के बैठे रहना कि कोई आएगा तो हम उस पर अटैक करेंगे, ठीक है ना। तो ये वर्ड है लर्किंग। अब नेक्स्ट इसके बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। शैडो हियर रेफर्स टू द शैडो ऑफ। या इस वाले स्टेंजा में जो शैडो वर्ड दिखाया गया है वहाँ पर किस चीज़ के शैडो की बात चल रही है। तो यहाँ पर जो बात चल रही है वो लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे जो घास होते हैं उसके पीछे, उसके शैडो में ही तो छुपेगा, तभी तो वो नहीं दिखेगा हिरन को। फिर वो आएगा तो उस पर वो अटैक करेगा, उसका खाना बना देगा उसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसकी शैडो की बात हो रही है, लॉन्ग ग्रास के शैडो की बात हो रही है। हु पासिस नियर दी वाटर होल। वाटर होल के पास से कौन पास करता है, मतलब जो एक पानी है तो वहाँ से कौन पास करेगा, ठीक है ना। जब वो जंगल में है, एक तो पहली बात तो इमेजिनरी ही है कि हाँ पोइट बताता है कि हाँ अगर वो जंगल में रहता तो क्या करता, ठीक है ना। एक मतलब एक इमेजिनेशन है जो कि टाइगर कर रहा है। तो वाटर होल से कौन पासिस करता है, तो ये है, तो वो कौन करता है, फैट डियर। फैट मतलब मोटा, हिरन, ठीक है। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द सिनोनियम ऑफ वर्ड प्लम्प फ्रॉम दी फॉलोइंग। प्लम्प का आपको सिनोनियम निकालना है, ठीक है ना। प्लम्प का मतलब होता है मोटा, ताज़ा, खाया पिया इंसान को ना प्लम्प कहते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्टली आपको पता चल गया कि आपका जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। और इसी को प्लम्प जो पोएम में ना इन लोगों ने यूज़ किया है, प्लम्प डियर मतलब फैट डियर। ओके, तो हमारा ये हो गया। नेक्स्ट है, विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो। ये जो लाइन है, ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो, कि मतलब कि वो क्या, वो जो लंबे लंबे घास है उसकी छाया में वो क्या करता, घात लगा के बैठे रहना चाहिए, जो कि बेचारा अभी पिंजरे में कैद है। तो इस चीज़ में वो उसको उन्होंने कौन सा लिटरेरी डिवाइस को डिनोट किया है। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप ये जान लीजिए ना कि कभी भी किसी एनिमल को, प्लांट को, या फिर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ह्यूमन क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं तो उसे कौन सा उसमें पोएटिक डिवाइस होता है पर्सोनिफिकेशन को। और पूरी पोएम में जो है ना टाइगर को एज ए ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट किया गया है, ह्यूमन क्वालिटी उसमें दिखाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ गिवन स्टैंजा। इस वाले स्टैंजा में राइम स्कीम कौन सा दिख रहा है। राइम स्कीम हालांकि मैंने आपको दोनों जो पोएम कराया था वो भी मैं बताया था, एक बार और बता देती हूँ आपको। जब भी आपको किसी राइमिंग पूछे ना, आप इसके लास्ट वर्ड को देखो, ठीक है ना, कौन किससे मैच हो रहा है। ये शैडो है, ग्रास है, होल है, पास है, ये और ये तो इससे मैच हो रहा है, ठीक है ना। बाकी कोई सा मैच होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। इसका नाम अगर मैं ए दूं, इसका बी दूं, ये सी दूं, क्योंकि ये तो किसी से मैच हो रहा नहीं, तो दोबारा से ये बी हो गया। तो A B C B ऐसी मुझे इसकी राइमिंग स्कीम दिख रही है। तो A B C B कहाँ पर दिख गया, ऑप्शन नंबर डी में। तो फिफ्थ का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अब स्टैंजा 3 में चलते हैं। ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। अब इस वाले स्टैंजा में ये दिखाया गया है कि जब वो जंगल में ही रहता तो वो क्या करता, घरों मतलब कि जो भी जंगल के आसपास के गांव है वहां पर वो दहाड़ मारता, गरजता, लोगों को डराता, गांव वालों को, ठीक है ना, अपने तो तीखे दांतों से, पंजों से, इन सब से वो डराने का काम करता। तो ये स्टैंजा 3 के अंदर दिखाया गया है। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। व्हाट डज द वर्ड स्नॉर्लिंग मीन? स्नॉर्लिंग का क्या मतलब है, ठीक है, जो कि ये वर्ड पोएम में इन्होंने यूज किया है, तो उसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो स्नॉर्लिंग का सिंपल मतलब होता है गरजना या दहाड़ना, ठीक है ना। एक एक वर्ड जो है ना, एनसीईआरटी बुक की खास बात यही है कि ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो कि आपको जो है ना, आपने शायद बचपन से पढ़ा भी ना हो, तो इस वजह से ऐसे वर्ड पे ना आपको कमांड करना है। ये वर्ड जो है आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। तो स्नॉर्लिंग का मतलब क्या होता है, गरजना या फिर दहाड़ना। तो अगर हमसे मीन पूछा हुआ है तो क्या हो जाएगा, अटरिंग इन एंग्री टोन। एंग्री टोन में जब कोई अपनी आवाज निकालता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्नॉर्लिंग, ठीक है। नेक्स्ट है द फ्री टाइगर कुड स्नॉल अराउंड दी। अब जो टाइगर, एक आज़ाद टाइगर है, वो किसके अराउंड स्नॉल जो है करेगा, कर सकता है, कर सकता था, ठीक है ना। फिलहाल तो बेचारा बंदी है, ओके। तो इसमें इस वाले स्टैंजा में हमें क्या दिखा गया है कि जो भी फॉरेस्ट के आसपास के गांव होंगे, उसके घर होंगे, वहां पे वो क्या करेगा, दहाड़ मारेगा, गरज मारेगा और उससे लोगों को डराएगा। तो सेकंड का यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है अ वर्ड रिटर्न इन स्टैंजा फैंक्स। इस वाले स्टैंजा में एक वर्ड आ रहा है फैंक्स, उसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो एम से पूछा हुआ है, तो फैंक्स का सिंपल सा मतलब वो ये होता है, नुकीले जो दांत होते हैं ना, उसको बोलते हैं फैंक्स। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए, शार्प टूथ ऑफ एनिमल। एनिमल के जो शार्प टूथ होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, फैंक्स। नेक्स्ट है द फ्री टाइगर वुड टेरराइज द विलेज पीपल बाय शोइंग हिज। अगर आज़ाद टाइगर होता तो वो गांव के लोगों को किस तरीके से डराता, ठीक है ना। अब क्या अपना क्या दिखाकर उसको डराता, तो एक तो अपने दांत दिखाता और अपने पंजे दिखाता, तो इन सब से जो है वहाँ के लोग डर जाते। तो फोर्थ का यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रियलिटी द टाइगर इज इन द। लेकिन रियलिटी में टाइगर कहाँ पर है, ठीक है ना। रियलिटी में जो है टाइगर एक जू के कंक्रीट सेल में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिफ्थ का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब चलते हैं स्टैंजा नंबर 4 में, जहाँ पर कि दोबारा से अब वापसी जो है पोइट दिखा रहा है उसकी वो कंडीशन जबकि वो जू में है। बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस इग्नोरिंग विजिटर। वो कंक्रीट सेल में लॉक हुआ पड़ा है पर उसकी स्ट्रेंथ अभी भी उतनी ही है। वो क्या करता है, अपना उसी छोटे से पिंजरे में वो चल भी रहा है, लेकिन विजिटर्स को वो क्या करता है, इग्नोर करता है। जो भी देखने आते हैं उसको बिल्कुल भी इग्नोर करता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, व्हाट डज द टाइगर शो वाइल वॉकिंग इन द केज। जो टाइगर है जब केज में चल रहा होता है, मतलब पिंजरे में जब चल रहा होता है, तो वो अपना क्या दिखा रहा होता है, क्या वो अपने पंजे दिखाता है, अपने दांत दिखाता है, अपने एटीट्यूड दिखाता है, या फिर इनमें से कुछ नहीं दिखाता। तो जब वो बेचारा केज में है ना, हेल्पलेस है, कुछ नहीं करता, उसे लोगों से उम्मीद भी नहीं है कि इन लोग मुझे विजिटर्स छुड़वा के ले जाएंगे, इस वजह से वो इनमें से कुछ भी नहीं दिखाता है। तो नन ऑफ दीज यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन बाय हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। अब ये हमारा जो है एक ये वर्ड यूज हुआ है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। तो इसमें पोइट का क्या मतलब है, इस सेंटेंस को जो यूज़ किया है उससे पोइट का क्या मतलब है। उससे पोइट का सीधा ये मतलब है कि टाइगर के पास बहुत सारे पावरफुल और मल्टीपल पावर्स हैं जो कि वो यूज़ कर सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं यूज़ कर पा रहा है, क्योंकि उसको तुमने बंद कर रखा है। उसको पता है कि मैं चाह के भी मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन इस लाइन का पर्टिकुलर क्या मतलब है कि टाइगर जो है पावरफुल है और उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं। तो सेकेंड का यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्ट दैट द टाइगर इज स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस टेल अस दैट ही इज। जो है टाइगर क्या कर रहा है, जो वो छोटा सा जो भी उसका पिंजरा है, कंक्रीट सेल है, तो उसमें जो है ना वो आराम से चल रहा है, ठीक है ना। वो नॉर्मली क्या कर रहा है, वो इधर से उधर चल रहा है। तो इससे उसको क्या मतलब, इससे हमें क्या उस फैक्ट पता चलता है, इससे हमें क्या फैक्ट पता चलता है कि वो रेजिलिएंट है, वो फ्लेक्सिबल हो चुका है कि चलो कोई नहीं, मैं यहाँ आ गया तो कोई नहीं, चलता है। रेस्टलेस या फिर वो बेचैन है। रेकलेस या फिर वो केयरलेस है, उसे कोई मतलब नहीं है, जो हो रहा है हम तो भैया चलेंगे। या फिर रेवरेंट है, वो बहुत फेथफुल है, मॉडेस्ट है कि हाँ भैया चिड़ियाघर वाले लाए हैं तो मुझे इनके लिए यहाँ पे चलना तो चाहिए। तो इनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वो रेस्टलेस है, बेचैन है। उस बेचैनी की वजह से वो क्या करता है, जो है उसी केज में चलता रहता है।
नेक्स्ट है व्हाट डज द टाइगर डू विद द विजिटर्स हु कम टू सी हिम। टाइगर उन विजिटर्स के साथ क्या करता है जो उसको देखने आते हैं, ठीक है ना, वो उसे कम्प्लीटली इग्नोर करता है, ठीक है, उसकी तरफ बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं देता है, ना उसे डराने की कोशिश करता है, ना अपने दांत दिखाता है, ना अपने पंजे दिखाता है, कुछ भी नहीं करता, ठीक है। तो वो उन्हें क्या करता है, पूरी तरीके से इग्नोर करता है। नेक्स्ट है बाय इग्नोरिंग विजिटर्स व्हाट इज पोइट ट्राइंग टू से। इग्नोरिंग विजिटर्स जो है वहाँ पर यूज़ किया गया है, तो इसमें पोइट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, क्या चाहता है पोइट, ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। टाइगर नोस हिज पावर इज रिस्ट्रिक्टेड। टाइगर को पता है कि उसकी पावर क्या है, उसके पास जो भी पावर है उसको रेस्ट्रिक्ट कर लिया गया है। देयर इज नो, और अब उसे जो अपना गुस्सा दिखाकर, अपना एंगर दिखाकर, अपनी नाराजगी दिखाकर भी कोई फायदा नहीं है। ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज, और वो इतना अब वो बिल्कुल भी टेरराइजिंग नहीं है, खतरनाक नहीं है। आप चिड़ियाघर में देखने जाओगे ना, टाइगर ज़्यादा खतरनाक नहीं लगेंगे, पड़े हुए रहते हैं ऐसे इधर उधर। अब क्यों, क्योंकि वो पिंजरे में कैद है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें वो कहना चाह रहा है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस वजह से वो क्या करता है, अपने विजिटर्स को इग्नोर करता है। अब उसके बाद हमारा ये जो है लास्ट स्टेंजा नंबर 5, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार। मतलब रात में सबसे लास्ट में जो वॉइस सुनता है वो पेट्रोलिंग कार की सुनता है। एंड स्टेयर्स विद द ब्रिलियंट आईज एंड द ब्रिलियंट स्टार, और अपनी आंखों से घूरता रहता है तारों को, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज द टाइगर हियर एट नाइट। रात में टाइगर क्या सुनता है, ठीक है ना, किस चीज़ की आवाज़ वो सुनता है, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो हमने स्टैंजा से तो हमें पता चल ही गया कि वो नॉइज़ किसकी सुनता है, पेट्रोलिंग कार, जो कि लास्ट में लोग वहाँ पर आते हैं, जू की अथॉरिटीज़ लोग आते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए, तो लास्ट जो नॉइज़ है वो उसी की सुनता है। तो यहाँ पर फर्स्ट का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द पेट्रोलिंग कार्स कम टू एट नाइट। पेट्रोलिंग कार्स जो है रात में क्यों आते हैं, ये लेकर क्वेश्चन है। वो जू को क्या करते हैं, जू का निरीक्षण करने के लिए आते हैं, तो सेकंड का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट। जो टाइगर है वो किस चीज़ को घूरता है, ठीक है ना, पूरा घूरने का काम, एकदम टकटकी लगाकर देखने का काम वो किसको करता है, तो वो किसको, ब्रिलियंट स्टार को। जो अथॉरिटी लोगों से उसे मतलब नहीं है, पेट्रोलिंग कार से उसे मतलब नहीं है, वो क्या, तारों को, आसमान में तारों को देखते रहता है। नेक्स्ट है द टाइगर्स ब्रिलियंट आइज रिवील्स दैट। अब यहाँ पे जो टाइगर के ब्रिलियंट आइज को इन्होंने वर्ड को यूज़ किया है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि उसकी आंखों में अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि वो एक दिन आज़ाद होगा और उसी तरीके से जंगल में रहेगा, किसी ना किसी दिन तो ऐसा होगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो फोर्थ का यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम। इस पोएम में पर्सोनिफाइड मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन किसको दिखाया गया है, टाइगर को, फॉरेस्ट को, जू को, या फिर सबको। तो इसके अंदर जो है टाइगर को पूरा पर्सोनिफाइड कैरेक्टर दिया गया है, तो यहाँ पर फिफ्थ का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब गाइस इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्यों नहीं मिले, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे जो स्टैंजा है और उसके साथ ही मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। नंबर 5 द बॉल पोएम, जिसको लिखा है बाय जॉन बेरीमैन ने। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको और पोएम कराया है, सबसे पहले हम जानते हैं पोएम की समरी, उसके बाद स्टैंजा वाइज क्वेश्चन, ताकि जो है ना आपका अगर स्टैंजा में से क्वेश्चन है तो भी आप कर लो, और स्टैंजा में ही वो सारे क्वेश्चन जो कि आपके स्टैंड अलोन एमसीक्यू भी बन सकते हैं, वो सब कुछ इसी में कवर है। जैसे आपका ये जो पोएम है, वैसे तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा, बहुत ही सिंपल जो है इसमें थीम रखी गई है। एक लड़का जो कि अपने बॉल से खेल रहा होता है, बाउंसिंग कर रहा है अप एंड डाउन और एंजॉय कर रहा है गेम को, लेकिन सडनली वो क्या होता है, वाटर में गिर जाता है, खो जाता है। बिना बॉल के जो बॉय है काफ़ी ज़्यादा दुख में चला जाता है। पोइट ये कहता है कि और भी बॉल्स है, वो और दूसरे बॉल खरीद सकता है, ये बहुत बड़ा लॉस नहीं है, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि वो बॉल उस बच्चे के पास बहुत टाइम से था, तो उसके साथ उसकी अटैचमेंट जुड़ी हुई थी, उसके साथ उसकी यादें जुड़ी हुई थी, इसीलिए पोइट का ये मानना है कि कोई फ़ायदा नहीं है उसको दूसरा बॉल दिलवाकर, और उसको जो है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉस को भी फील करना होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत छोटी सी थीम है, लेकिन इसको लेकर 4 स्टैंजा बना रखा है। तो स्टैंजा नंबर 1 जो है आपका इस तरीके से है, आपने देखा होगा। तो इसको रिलेटेड जो हम क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट दैट द पोएट इज। जब आप इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ोगे ना, what is the boy now who has lost his ball, what is he to do,
आई सॉ इट गो मेरी बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरीली ओवर देयर इज इन द विंटर नो यूज टू से ओ देयर आर अदर वॉल्स। मतलब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जो पोइट है, क्या वो पेरेंट है जो कि इस इंसिडेंट को रिकाउंट कर रहा है, क्या वो लड़का है जो खुद बात कर रहा है, या फिर किसी इंसिडेंट को इमेजिनेशन हो रहा है, या फिर क्या एक वो ऑन लुकर ऑब्जर्विंग है। तो जहाँ पर जो पोइट है वो ऑन लुकर ऑब्जर्विंग है, जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ देख रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन व्हाट इज ही टू डू, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है। ये इस चीज को डिनोट कर रहा है कि बॉय को जो ग्रीफ है, बॉयज ग्रीफ ओवर लॉस ऑफ बॉल, जैसे ही उसका बॉल खोता है तो बॉय का जो है काफी वो बेचारा निराश हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है वो यही दिखाना चाह रहा है, दैट इज कि वो जो बॉय का दुख है ओवर द लॉस ऑफ बॉल। तो सेकंड क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोइट सीम्स टू हैव इंडिकेटेड द मेरी बाउंसिंग ऑफ द बॉल। पोइट जो है ना मेरी बाउंसिंग ऑफ द बॉल को मतलब ऐसा लग रहा है कि वो इंडिकेट किस चीज से कर रहा है, ठीक है ना। वो क्या वो एक रिदम बनाना चाह रहा है, या हैप्पीनेस उस एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग के हैप्पीनेस को सपोर्ट कर रहा है, या फिर उसके बाद जो लड़का निराश होता है उसके साथ वो कॉन्ट्रास्ट में दिखा रहा है, या फिर चीयरफुल मूड ऑफ द बॉय दिखा रहा है। तो आप देख रहे हो ऑप्शन से हमें सीधा पता चल रहा है कि जो पोइट है ना सबसे पहले मेरी बाउंसिंग यूज किया कि जब वो खुश था, बच्चा जब बॉल से खेल रहा था बाउंस करके, और वहीं दूसरी तरफ उसके कॉन्ट्रास्ट में जब बच्चे की फीलिंग एकदम निराश हो जाती है, डिजेक्टेड हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट यूज किया है पोइट ने। तो थर्ड क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज इन merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो यूज किया गया है वो यूज किया गया है एनाफोरा का। अब एनाफोरा होता है क्या, रिपीटेशन ऑफ वर्ड और फ्रेज। जब वर्ड या फिर फ्रेज का जो है रिपीटेशन हो जाए एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव सेंटेंस, तो वही जो आपका है लिटरेरी डिवाइस एनाफोरा बन जाता है। और आप यहाँ पर देख रहे होगे कि ये जो मैरिली है 2 बार रिपीट हो गया है, ठीक है ना, 2 लाइन में। तो इस तरीके से जो है आपका डी ऑप्शन हो रहा है करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट डज द एक्सप्रेशन नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स मीन। इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। इस एक्सप्रेशन का मतलब कि ये कहने की नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल कि दूसरे बॉल्स हैं। क्यों, क्योंकि वो जो लॉस हुआ है ना उसका वो बहुत ही जो उस बॉल जिस बॉल का उसका लॉस हुआ है उसका वो बहुत ही उसकी ज़िंदगी में महत्व था, उसके साथ अटैचमेंट जुड़ी हुई थी। तो ये क्या है, फिफ्थ का आपका सी ऑप्शन फिफ्थ का आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लॉस इज ऑफ मेजर कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर। नेक्स्ट स्टेंजा में बात हो रही है एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। मतलब जैसे ही बॉल गिर जाता है वो एकदम रिजिड खड़ा हो जाता है और ट्रेम्बल भी कर रहा है, थोड़ा कांप भी रहा है, और उस बॉल को घूरे जा रहा है कहाँ पे, जहाँ पे वो गिर चुका है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हावर वेयर हिज बॉल वेंट, क्योंकि उसका जो बॉल है वो हावर में चला गया है। हावर क्या होता है, जहाँ पे शिप्स को मूव किया जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर हावर में चला गया है और वहाँ से कोई भी जो है उसको निकाल नहीं सकता। आई वुड नॉट इंट्रूड हिम। पोइट क्या कहना चाह रहा है कि मैं उसको मतलब उसके साथ मैं ना उसको दिलासा दूंगा, मतलब मैं उसके साथ कुछ करूंगा ही नहीं। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, क्योंकि दूसरा बॉल देना जो है वर्थलेस है, ठीक है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इस पैराग्राफ से स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द चाइल्ड रिएक्ट एट द लॉस। जब लॉस हो जाता है बॉल का तो चाइल्ड किस तरीके से रिएक्ट करता है। हमारे पोएम स्टैंजा में ही पता है, स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बल्स एंड स्टेयरिंग, तो ऑल ऑफ दी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द बॉय स्टेयरिंग डाउन। बॉय जो है कहाँ पर घूर रहा है, तो बॉय का बॉल कहाँ पे गिरा है, हावर के पास गिरा जो कि बहुत ही गहरा है, वहीं पर वो घूर भी रहा है। तो सेकंड का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाई डज द पोइट डिसाइड नॉट टू कंडोल द बॉय। पोइट ये चीज क्यों डिसाइड करता है कि वो बच्चों को दिलासा नहीं देगा, ठीक है ना। क्यों, अब उसने ये डिसाइड इसलिए करता है बिकॉज वॉट एवर ही हैज़ लॉस्ट इज इरिट्रीवेबल, क्योंकि वो उसका बॉल जो है पानी के बहुत नीचे चला गया, जहाँ से वापस लाना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। इस वजह से वो दिलासा भी नहीं देना चाहता, ठीक है। तो थर्ड का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है गिविंग अनदर बॉल टू द चाइल्ड। दूसरा बॉल देना बच्चे को, ये आपका क्या है, वर्थलेस है, ये हमारे स्ट्रेंजर से ये हमें पता चल रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोइट डज नॉट वांट टू इंटरफेयर एज ही वांट्स द चाइल्ड। पोइट जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि जो बच्चा है ना वो इस चीज़ को सीखे कि किस तरीके से लॉस को बियर किया जाता है। जब अपना कोई लॉस होता है तो उसको किस तरीके से सहा जाता है। तो फिर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया।
अब आगे जो शुरू हो जाएगा आपका स्टैंजा नंबर 3। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। People will take balls, balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back, money is external। ठीक है ना। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो है स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में ही है। तो यहाँ पर कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की गई है? तो एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि इंसान को अगर वो लॉस हो रहा है तो उसको सहने की क्षमता होना चाहिए थ्रू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, कि वो खुद ही समझे, उसको कोई समझाए ना, खुद समझ के ही उस लॉस को जो है वो सहन करे। ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट मीन बाय सेइंग मनी इज एक्सटर्नल। तो इसका क्या मतलब है? मनी इज एक्सटर्नल जो है यहाँ पर यूज किया गया, आपने लास्ट में देखा होगा। तो इट मीन्स दैट मनी कैन, मनी जो है ना मटेरियलिस्टिक थिंग तो खरीद सकता है, हमारे लिए सारी चीजें खरीद सकता है, लेकिन उससे जुड़े इमोशंस और अटैचमेंट नहीं खरीद पाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी लर्न फ्रॉम दी बॉल पोएम। बॉल पोएम से हमें क्या सीखना चाहिए? ठीक है ना। क्या सीखना चाहिए कि जो आपका जो है ना गेन और लॉस, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है, कि गेन और लॉस होते रहते हैं, इसको बस जो है हमें अपनी ज़िंदगी में जो है अप्लाई करना होगा। ठीक है। तो थर्ड का आपका डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स का क्या मतलब है? कि ऐसी दुनिया जिसमें लोग जो है ना मटेरियलिस्टिक थिंग के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है ना। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन एंड नो वन बाइज अ बॉल बैग। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको पता चल रहा होगा कि एलिट्रेशन यूज हो रहा है, जहाँ पर एलिट्रेशन का क्या मतलब होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड का जब रिपीटेशन हो जाए एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड। तो यहाँ पर देखो बाय में बी है, बॉल है, बैक है, सब बी से स्टार्ट हो रहा है, तो एलिट्रेशन यहाँ पर यूज हो गया। अब लास्ट स्टैंजा जो इस पोएम का, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। मतलब वो सीख रहा है कि हालांकि उसकी निराश आंखें हैं, लेकिन फिर भी वो सीख रहा है कि जो उसका लॉस हुआ है किस टाइप के नेचर का हुआ है, और फिर दोबारा से किस तरीके से खड़ा होना है। ठीक है ना। और अब नेक्स्ट जो है आपका इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आ गए। अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग। पोइट के अनुसार बच्चा क्या सीख रहा है? बच्चा क्या सीख रहा है? लॉस को सहना सीख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द पोइट मीन बाय एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस से क्या मतलब है? तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब है इट मीन्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस, कि किस नेचर का उसको लॉस हुआ है। तो सेकंड का सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, वाई आर दी बॉयज आईज डेस्परेट। लड़के की आंखों में निराशा क्यों है? क्योंकि उसने अपने बॉल खो दिए हैं। ठीक है। तो थर्ड का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोन ऑफ द बॉल पोएम टुवर्ड्स द एंड तक जाते जाते इस बॉल पोएम का जो है टोन क्या हो जाता है? तो लास्ट में आप देखोगे कि मतलब उन्होंने बोला है कि बच्चा जो है निराश आंखों में भी ये अपना जो लॉस है ना वो बियर करना सीखेगा, एक बार खड़ा होगा। मतलब यहाँ पर जो है हैप्पी तो हो नहीं रहा, एक्साइटिंग भी नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी नहीं, यहाँ पे एनकरेजिंग टोन है। ठीक है ना। फोर्थ का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। बॉल पोएम के पोइट का क्या नाम है? मतलब इस पोएम को किसने लिखा है? तो वो लिखा है जॉन बेरीमैन ने। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस का आपके जो है पोइट्री के क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे, इसलिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।